तो प्यारे बच्चों, ये जो आपका ब्रह्मास्त्र बैच है, इसका पहला लेक्चर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। क्लियर है? तो मैं एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि जैसे जैसे हम लोग लेक्चर को कंटिन्यू करते जाएंगे, जैसे जैसे लेक्चर को पढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे, सीखते जाएंगे, वैसे वैसे हमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी लेक्चर अपलोड किया जाएगा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको उस लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आप उसका प्रैक्टिस करिए, सॉल्व करिए, आगे बढ़िए। प्रैक्टिस होता रहेगा तो हमारी जो है थ्योरेटिकल चीजें भी ज्यादा क्लियर होगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कंसेप्ट बिल्डअप सही ढंग से नहीं हो पाता है। क्लियर है? तो हम लोग शुरुआत करते हैं कि हमको पढ़ना क्या क्या है क्लास 12 पूरे क्लास 12 के बैच में हमको पढ़ना क्या क्या है। तो हमको पढ़ना ये है कि अगर हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स को 3 पार्टों में डिवाइड करें इसको, तो कौन कौन से पार्ट बनेंगे? इसके 3 ही पार्ट में जनरली डिवाइड करते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहला जो पार्ट है हमारा वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या है बेटा हमारा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और दूसरा पार्ट है हमारा ऑप्टिक्स। ठीक है, दूसरा पार्ट है हमारा ऑप्टिक्स और तीसरा पार्ट है हमारा मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है, अगर हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए तो मैं आपको बता दूं कि पढ़ना क्या क्या है इसमें। इस चैप्टर में हम लोग किसके साथ डील करने वाले हैं? इस चैप्टर में हम लोग डील करने वाले हैं चार्ज के साथ। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग किसके साथ डील करने वाले हैं? चार्ज के साथ। ठीक है, सिर्फ चार्ज के बारे में पूरे के पूरे ये पूरा का पूरा जो पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है सिर्फ और सिर्फ चार्ज के बारे में टिका हुआ, चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में ही टिका हुआ है, ये हम समझ सकते हैं। ठीक है, ऑप्टिक्स, यहाँ पे हमको लाइट के बारे में पूरी की पूरी पढ़नी है। ठीक है, लाइट के बारे में पढ़नी है और इसमें हमको पढ़ना है एटम्स के बारे में। ठीक है, और सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स में क्या कहेगा मैं आपको चैप्टर जब बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग देखें इसमें कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ये कहां पढ़ेंगे हम लोग, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोग पहला पार्ट है हमारा क्या चीज? एनसीईआरटी का जो पहला वॉल्यूम है हमारा, उसमें हम लोग पूरा का पूरा पार्ट हमारा मिलेगा देखने को। ठीक है, और इस पूरे के पूरे पार्ट में हमको पढ़ना क्या होगा? पहला चैप्टर की बात करें अगर हम लोग, तो पहला चैप्टर हमको पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी कि एनसीईआरटी का जो फर्स्ट वॉल्यूम है उसका पहला चैप्टर हमको पढ़ने को मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, दूसरा चैप्टर आपको देखने को मिलेगा कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर आपको देखने को मिलेगा। और तीसरा चैप्टर आपको देखने को मिलेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और चौथा चीज आपको देखने को मिलेगा, चौथा चैप्टर है वो मिलेगा आपको मैग्नेटिज्म। ठीक है, मैग्नेटिज्म। और पांचवा चैप्टर आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये सब चैप्टर्स आप नोट करते जाइए। ठीक है, ताकि हमको पता तो चले कि हमको पढ़ना क्या क्या है। मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, क्लियर है? तो अगर हम लोग देखें इसका छठवां चैप्टर, तो छठवां चैप्टर जो होगा हमारा वो क्या होगा? छठवां चैप्टर हमारा क्या होगा? अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, और इसका लास्ट चैप्टर है जो हमारा देखने को मिलेगा 7वां चैप्टर, नीचे सबको दिख रहा होगा आई थिंक। तो अल्टरनेटिंग करंट का जो इसके बाद जो हमको देखने को मिलेगा वो हमको मिलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, ये सारे के सारे चैप्टर यानी कि 7 चैप्टर जो है ये हमको एनसीईआरटी का जो पहला वॉल्यूम है हमारा, इस सब में इसको हमको पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसका छोटा सा नाम है जिसको बोलते हैं ईएमआई। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी एक छोटा सा नाम है जिसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि ईएमडब्ल्यू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएमडब्ल्यू। क्लियर है ना? इसको नोट कर लेंगे। लाइट, ये जो हमारा ऑप्टिक्स, इसमें 2 चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ और सिर्फ लाइट पे आएगा। हम लाइट के बारे में इसमें पढ़ेंगे, सारी जानकारी लाइट के बारे में देखेंगे। तो इसमें जो पहला चैप्टर होगा हमारा वो होगा रे ऑप्टिक्स। ठीक है, पूरा का पूरा रे ऑप्टिक्स है। और दूसरा चैप्टर इसमें हमको पढ़ना होगा वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स दूसरा चैप्टर हमारा पढ़ने को मिलेगा हमको। क्लियर है?
तो मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि कम से कम आपको ये पता चल जाए कि हमको जो झेलना है, जिसके साथ लड़ना है, जिसके साथ चलना है हमको, वो किसके किसके साथ रास्ते में जब चलते जाएंगे तो किन किन चैप्टरों से हमारी मुलाकात होगी। क्लियर है। और मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग देखेंगे अब आके, तो मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग को पहला चैप्टर देखना है क्या चीज, एटम एंड इट्स स्ट्रक्चर या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं। दूसरा हमको पढ़ना है इसमें क्या चीज, डुअल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है, ऑफ मैटर। और तीसरा देखना है हमको क्या चीज, न्यूक्लियाई, ठीक है, न्यूक्लियाई। और चौथा चैप्टर हमको देखना है क्या चीज, सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये पूरा का पूरा चीज हमको देखना है। क्लियर है। ये पूरे के पूरे क्लास 12 की फिजिक्स में हमको पहले ये पढ़ लेंगे, फिर हम लोग आएंगे रे ऑप्टिक्स पे, फिर हम लोग लास्ट में सबसे आएंगे मॉडर्न फिजिक्स पे। और इसमें से कोई भी चैप्टर आप बोर्ड के एग्जाम के लिए या फिर कॉम्पिटिटिव जैसे एग्जाम के लिए, नीट और ओलंपियाड या फिर जे के एग्जाम के व्यू से अगर देखें तो आप कोई भी चैप्टर छोड़ नहीं सकते हैं। सारे के सारे चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। क्लियर है। तो हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने नए चैप्टर के साथ। और पहला चैप्टर डालेंगे हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, पहले पढ़ना है हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पहला चैप्टर डालेंगे हम लोग क्या चीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर है। मैं इसको मिटा दूंगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग पहले डालते हैं क्या चीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। डालिए इसको। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जरा देखना मार्कर बैग में होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये हमारा पहला चैप्टर है। ये पहला चैप्टर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बेसिक चैप्टर है। थोड़ा सा टाइम लगेंगे इसमें, लेकिन आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है क्या चीज, चार्ज। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, चार्ज। और स्टैटिक्स का मतलब होता है क्या चीज, रेस्ट। यानी कि इस पूरे के पूरे चैप्टर में, इस पूरे के पूरे चैप्टर में हमको उस चीज के साथ डील करना है, ऐसे चार्ज के साथ डील करना है जो चार्ज होगा, लेकिन किस में होगा, रेस्ट में होगा। वो चार्ज हमेशा और हमेशा क्या होगा, रेस्ट में होगा। तो हम पूरे के पूरे चैप्टर में इसमें जो है वो यही पढ़ने वाले हैं कि चार्ज हमारा रेस्ट पे रहेगा, मूव नहीं करेगा। क्लियर है। चार्ज क्या करेगा, मूव नहीं करेगा। क्लियर है। तो ये जो चार्ज है, पहले हम ये जान ले कि चार्ज होता क्या है, तभी तो हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। होता क्या है चार्ज, पहले इसको तो जान ले। तो जरा हम लोग देखिए बेटा कि चार्ज होता क्या है। यहीं से आपका चैप्टर हो जाता है शुरुआत। तो देखते हैं चार्ज होता क्या है। ठीक है। चार्ज होता क्या है, जैसा कि हमने बताया था आपको, ठीक है, कि ये जिस ब्रांच में हम लोग पढ़ रहे हैं उस ब्रांच का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इसको एक पार्ट क्यों दिया गया है, इस एनसीईआरटी का जो पहला वैल्यू है हमारा क्लास 12 का, उसको एक पार्ट का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही क्यों दिया गया है। ठीक है। तो इसलिए उसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म रखा गया है, क्योंकि इस पूरे के पूरे पार्ट में हर जगह एक चीज आएगी कॉमन, जो आएगी क्या चीज, चार्ज। ठीक है। इसमें दो नाम छिपा हुआ है, देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है। दो नाम छिपा हुआ है, यानी कि हमको जो इस चैप्टर में पढ़ना होगा वो चार्ज के कारण दो चीज आएगा। ठीक है। एक आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और एक आएगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। दो चीज आएगा, एक आएगा क्या चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा चीज आएगा क्या चीज, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है। अब देखो बेटा, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड कब आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कब आएगा। ये आएगा किसके कारण, चार्ज के कारण आएगा। ध्यान देना, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ध्यान देना। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, किसके कारण आ रहा है, चार्ज के कारण। ठीक है। इसीलिए इस पूरे पार्ट को बोला गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म।
इस पूरे पार्ट को क्या बोला गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोला गया। अब ये जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कर सकता है, लेकिन इसका कंडीशन है, इस कंडीशन का कोई प्रूफ नहीं है, याद रखना, इस कंडीशन का कोई प्रूफ नहीं है। ये कब होता है, देखो जब चार्ज रेस्ट में रहता है, ठीक है, ठीक है, ये कब प्रोड्यूस होता है, जब चार्ज किसमें हो, रेस्ट में हो, ठीक है, ठीक है, रेस्ट में हो, तब क्या बनेगा हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। चार्ज जब रेस्ट में होता है तो क्या बनाता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस। जब चार्ज रेस्ट में रहता है तो क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ जनरेट करता है। अभी ध्यान देना चीजों को। और जब चार्ज मोशन में रहता है, ठीक है, ये कब बनता है, व्हेन चार्ज मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। जब चार्ज, ठीक है, ध्यान देना, जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो, पहले चार्ज था, क्या पहले चार्ज जब रेस्ट में था तो क्या बना रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा था। और जब चार्ज मोशन में आ गया, कौन सा मोशन, ध्यान रखना, कांस्टेंट वेलोसिटी वाला, तो क्या बना गया, मैग्नेटिक फील्ड बना दिया गया। और यही चार्ज, अगर यही चार्ज क्या करने लगे, एक्सेलरेट करने लगे, ठीक है, तो दोनों बनाता है। क्या बनाता है, दोनों बनाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनेगा तब, ठीक है। जब चार्ज एक्सेलरेट करने लगता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनता है और मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है। जब लास्ट में आपको यहाँ लास्ट वाला क्या लिखवाया गया था, 7 चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो जब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जन्म देने के लिए चार्ज क्या करना पड़ता है, एक्सेलरेट करवाना पड़ता है, तब जाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो चार्ज को क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेट करवाना पड़ेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगा तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और चार्ज रेस्ट में रहेगा तो क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। इतना अगर समझे कि नहीं समझे, अभी हम लोग डिफिनीशन पे आ रहे हैं, ठीक है, चार्ज की डिफिनीशन जो है आ रहा है। पहले आप इसको जो है ऐसे करके एक कोने में नोट कर लेंगे, फिर हम लोग डिफिनीशन लिखेंगे। क्लियर है, आया जाए, बढ़ा जाए, चलो। अब हम इसको थोड़ा सा मास के बारे में, मास को रिलेट करने की कोशिश करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा चार्ज किस बला का नाम है, किस चिड़िया का नाम है, और किस का नाम है। क्लियर है, चलो जरा देखें हम लोग। अच्छा, हमारे पास, हम लोग जरा याद करो जरा, हमारे पास एक मास है, ठीक है, मास को ऐसे ना बना के हम लोग ऐसे बनाते हैं, मास है, और एक दूसरा मास है m, ठीक है, ये दोनों मास है, इसको मान लेते हैं m1 और इसको मान लेते हैं m2। अब हम लोग बोलते क्या थे, पढ़े क्या थे, ग्रेविटेशनल फील्ड याद करिए, थोड़ा सा रिकॉल करिए कि m1 ये क्या बना रहा होगा, एक फील्ड बना रहा होगा, ठीक है, एक फील्ड बना रहा होता है। अगर इस फील्ड के अंदर एक दूसरा मास, इसको सेकंड मास में बोल दे रहा हूं, अगर दूसरा मास सेकंड मास को रख दिया जाए तो ये जो फील्ड होती थी, ठीक है, ये जो फील्ड होती थी इस मास पे फोर्स लगाती थी। उस फील्ड का नाम क्या था, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ये ग्रेविटेशनल फील्ड कौन बना रहा है, ये बना रहा है। अगर इसके ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर इस मास m2 को रख दिया जाए तो वो जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता था इस मास m2 पे फोर्स लगाता था, और उसकी वैल्यू कितनी थी, F इक्वल टू, चलने का सही से, F इक्वल टू कितनी थी, G m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई इनके बीच का डिस्टेंस r², ये होती थी, याद करिए। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा था उसकी वैल्यू क्या थी, G m1 m2 डिवाइडेड बाई r² थी।
ये जो फोर्स लगा रहा है, ये कौन लगा रहा है? ग्रेविटेशनल फील्ड लगा रहा है। किस पे लगा रहा है? M2 वाले पे लगा रहा है, ठीक है। उसी तरह ध्यान रखना, उसी तरह अगर कोई चार्ज Q1, चार्ज को हम लोग Q से रिप्रेजेंट करेंगे, Q1 के एरिया में ये भी क्या करता है? एक फील्ड बनाता है, ठीक है। ये भी क्या करता है? एक फील्ड बनाता है। इसके एरिया में, इसके रीजियन में अगर एक दूसरा चार्ज आ गया Q2, तो बर्दाश्त नहीं करेगा वो। ये Q1 इस Q2 पे फोर्स लगाने लगता है, ये Q1 इस Q2 पे फोर्स लगाने लगता है। तो हम लोग बोलते क्या है कि किसके फील्ड में आ गया है? Q2 Q1 के फील्ड में आ गया है। किसके फील्ड में आ गया है? Q1 के फील्ड में आ गया है। और ये है चार्ज, यहाँ था मास, इसलिए इस फील्ड को बोलते थे ग्रेविटेशनल फील्ड। यहाँ पे चार्ज है, इसलिए इस चार्ज को बोलेंगे हम लोग कौन सा? इस चार्ज के कारण जो फील्ड बन रहा है, इस फील्ड को हम लोग बोलेंगे कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, ठीक है। ये चार्ज रेस्ट में है, तो रेस्ट में कौन सा फील्ड बना रहा था? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये चार्ज रेस्ट में है, तो ये अपने चारों तरफ कौन सा फील्ड बना रहा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर दूसरा चार्ज ला के रख दिया जाए Q2, तो ये Q2 चार्ज क्या करेगा? अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। उस फोर्स की वैल्यू मैं अभी नहीं बताऊंगा, उस फोर्स की वैल्यू अभी आपको इस लेक्चर में नहीं, अगले लेक्चर में बताया जाएगा। क्लियर है? इतना क्लियर है? अब देखो, कोरिलेट करो फिर से। ये मास था, फील्ड बना रहा था, इसके फील्ड में दूसरा मास आया तो उस पर फोर्स लग रहा था, ठीक है। ये देखो Q1 ये चार्ज है, Q2 ये भी एक चार्ज है। Q1 भी एक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। क्या कर रहा है? एक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। Q2 अगर ये, इस फील्ड का नाम क्या रखा गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर Q2 इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ गया तो इस Q2 पे भी एक फोर्स लगने लगता है। अब इसका कोई प्रूफ नहीं है कि फोर्स क्यों लगा, इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है सब। और उसी ऑब्जर्वेशन को हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में, इसीलिए तो फिजिक्स नाम रखा गया उसको। क्लियर है ना? तो ये जो फील्ड बना रहा है, इस फील्ड के कारण इस पर फोर्स लगने लगता है, ठीक है। यानी कि चार्ज फील्ड प्रोड्यूस भी करता है। ध्यान देना, मैं डिफिनीशन की तरफ बढ़ रहा हूं चार्ज के। चार्ज एक ऐसा चीज जो फील्ड बना रहा है, कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। और चार्ज अपने ऊपर फोर्स भी एक्सपीरियंस करता है, अपने ऊपर क्या करता है? फोर्स भी एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। इतना चीज अगर आप लोग ध्यान में रख लिए हो तो अब डिफिनीशन की तरफ हम लोग बढ़े। चार्ज फील्ड भी जनरेट करता है और चार्ज अपने ऊपर एक फोर्स भी एक्सपीरियंस करता है। उस फोर्स का क्या नाम है? उस फोर्स का, जैसे यहां पे जो फोर्स का नाम रखे थे, कौन सा फोर्स था? ये ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका नाम देते थे हम लोग, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। उसी तरह इस फोर्स से क्या नाम देंगे हम लोग? इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा, इस फोर्स को हम लोग क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। चार्ज के कारण, ध्यान देना, चार्ज के कारण जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। चार्ज के कारण जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोला जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं, इतना अगर आपके दिमाग में बैठ चुका है, इस सबको बना लेंगे अच्छे से, ठीक है। इतना अगर दिमाग में आपके आ चुका है तो हम बढ़ते हैं आगे चार्ज की डिफिनीशन की तरफ। चार्ज का डिफिनीशन है क्या? चार्ज किस बला का नाम है? चलिए लिखिए, इट इज द प्रॉपर्टी associated with the matter due to which it experience or produce electromagnetic force or electric
और मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैं समझा रहा हूं, भटभड़ाना नहीं, डिफिनीशन देख के, ठीक है। अभी मैंने आपको जो बताया है ना, उसी से इसका डिफिनीशन निकला है। देखो चार्ज क्या होता था, ये किसी भी, क्या लिखा हुआ है, इट इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द मैटर। मैटर के साथ होता है, चार्ज कहां होता है, मैटर में होता है, ठीक है। जिसके कारण, मतलब चार्ज के कारण क्या होता है, एक्सपीरियंस करता है वो मैटर। अगर किसी मैटर पे चार्ज है तो मैटर एक्सपीरियंस करेगा क्या चीज, या फिर प्रोड्यूस करेगा क्या चीज, एक्सपीरियंस करेगा या फिर प्रोड्यूस करेगा क्या चीज, एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स। एक्सपीरियंस क्या करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स अपने ऊपर एक्सपीरियंस करेगा, या फिर प्रोड्यूस करेगा क्या चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है। यानी कि जिस किसी भी चीज से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, चार्ज। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड किससे प्रोड्यूस होता है, तो उसको बोलेंगे मास से तो ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस होता है। उसी तरह जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसको बोलेंगे चार्ज, या फिर जिसके कारण इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा। जिसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, भाई दो चीज रखे गए हैं, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो ये क्या हो सकते हैं, मास ही होंगे भाई, है कि नहीं है। तो उसी तरह अगर दो चीज रखा गया है, दो चीज के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसके कारण लग रहा होगा, चार्ज का लग रहा होगा। क्लियर है इतना, यही चार्ज का डिफिनीशन है। इतना हो गया। एक छोटा सा डिफिनीशन मैं और लिख दे रहा हूं आपको, ताकि एग्जाम में अगर कहीं पूछे या दिए तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। लिखिए दूसरा डिफिनीशन, सेकंड डिफिनीशन, ठीक है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, बस यही है क्या चार्ज। क्लियर है बेटा। अब देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चार्ज के बारे में और सीखने की कोशिश करते हैं। तो चार्ज है क्या, इसको लिख लीजिए आप लोग। अब इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। अब चार्ज अगर हम लोग देख चुके हैं कि चार्ज होता क्या है, हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया, होप आपको समझ में आया होगा। तो चार्ज जो होती है हमारी, ठीक है, चार्ज जो होती है, ठीक है। अब चार्ज जो है हमारे पास, वो भाई अगर एक क्वांटिटी हमको पता चला, अगर एक क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। अगर हमारे पास, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी कोई पता चली हमारे पास, तो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जा सकता है। फिजिकल क्वांटिटी का डिफिनीशन ये कि ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजरेबल, जो मेजरेबल है उसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है, यानी कि इसको मेजर करने का भी हमारे पास उपाय होगा। और कोई भी क्वांटिटी है अगर, तो उसका यूनिट भी होता है। जैसे मास को हम लोग मेजर करते थे ना बेटा, मास को हम लोग या तो इसका यूनिट क्या लेते थे, या तो केजी, ग्राम, मिलीग्राम, पाउंड वगैरह सब लेते थे हम लोग, ठीक है। तो उसी तरह चार्ज को भी मेजर करने का यूनिट है, ठीक है। अब हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, ध्यान रखिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड करते थे। क्या चीज, स्केलर और वेक्टर में डिवाइड करते थे। एक और डिवाइड करते थे जिसको बोलते थे टेंसर, ठीक है। याद करिए, मैं ये सब आपको बस जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें सभी चैप्टरों का, जो आप 11th में पढ़े हैं, सभी चैप्टरों का एक तरह से जान लीजिए कलेक्शन है, इसलिए चैप्टर थोड़ा लंबा भी है और थोड़ा डिफिकल्ट भी माना जाता है। क्योंकि आपको पिछला अगर 11th आप ढंग से पढ़े हैं तभी इस चैप्टर पे आपकी कमांड अच्छी हो सकती है, ठीक है। तो उसी तरह फिजिकल क्वांटिटी देखते थे हम लोग, एक स्केलर होता था, एक वेक्टर होता था, एक टेंसर होता था। उसी तरह चार्ज किस में आएगा, ठीक है, चार्ज किस में आएगा, तो मैं पहला आपको लिखा रहा हूं, ठीक है, ठीक है। तो चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसमें डायरेक्शन नहीं होगा। इसको ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। दूसरा क्या है, SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ चार्ज
एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, जो एसआई यूनिट होता है चार्ज का, वो क्या है आपका कूलम। बहुत इंपॉर्टेंट। अरे यार ठीक है, कूलम। एसआई यूनिट क्या है कूलम। कूलम को हम क्या लिखेंगे सी से लिखेंगे, ठीक है। एसआई यूनिट चार्ज कूलम हो गया। तीसरा, ठीक है। अब देखिए, जिस तरह मास का ढेर सारा यूनिट होता था, उसी तरह चार्ज का भी ढेर सारा यूनिट होगा। तो सीजीएस यूनिट हम लोग एसआई यूनिट क्या होता है कूलम होता है, और सीजीएस यूनिट क्या होगा इसका सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। तो सीजीएस यूनिट क्या होगा इसका, इसको हम लोग बोलते हैं ईएसयू, ईएसयू, यानी इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या नाम है इसका पूरा, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसका पूरा नाम है। क्लियर है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है, इसका पूरा नाम ये क्या नाम है इसका, ये कौन सी यूनिट है सीजीएस यूनिट है हमारी चार्ज की, जो सीजीएस यूनिट होती है। क्लियर है। अब इसी को हम लोग सीजीएस यूनिट को ही बोलते हैं फ्रैंकलिन भी, ठीक है, फ्रैंकलिन भी इसको बोला जाता है। और फ्रैंकलिन FRANKLIN फ्रैंकलिन है। और ये जो होती है वो चार्ज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। ये चार्ज की जो है वो सबसे छोटी यूनिट होती है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, कि चार्ज की सबसे छोटी यूनिट का नाम क्या है, तो आप क्या बोलेंगे फ्रैंकलिन। क्या नाम है फ्रैंकलिन। ईएसयू को ही बोलते हैं फ्रैंकलिन, याद रखना इसको, ठीक है। जो सीजीएस यूनिट में आप मेजर कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, तो उसका नाम एक और है जिसको बोलते हैं हम लोग फ्रैंकलिन। तो ये सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होता है। क्लियर है, ठीक है। मतलब किसी भी सबसे छोटे चार्ज को आप मेजर कर सकते हो, तो किसमें मेजर करेंगे आप फ्रैंकलिन में मेजर करेंगे, ठीक है। और बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज भी होगा फिर, ठीक है। तो लार्जेस्ट यूनिट क्या होता है चार्ज का, तो लार्जेस्ट यूनिट चार्ज का होगा वो क्या होगा फैराडे, फैराडे, फैराड नहीं फैराडे, फैराड और फैराडे में अंतर है। क्लियर है, तो ये फैराडे लिखा हुआ है। क्लियर है। स्मॉलेस्ट यूनिट फ्रैंकलिन हो गया और लार्जेस्ट यूनिट फैराडे हो गया हमारा, ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाए क्या, ओके। हाँ, एक चीज मैं और बता दूं आपको, ठीक है, पांचवा पॉइंट बता दे रहा हूं इसके लिए क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। इसमें और इसमें रिलेशन क्या होता है, कूलम्ब और ईएसयू में क्या रिलेशन होता है, इसको हम लोग एक बार जान लेते हैं। तो होता क्या है कि 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है, ठीक है। इसको भी याद रखिए। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस यहीं से बता रहा हूं, आप जब क्वेश्चन बैंक उठाएंगे आप उसका नीट का और जेईई मेन का, तो आपको इसमें से क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इसलिए इसको हमको याद रखना है, प्रैक्टिस करना है, याद भी रखना है हमको। आगे बढ़ जाए हम लोग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम लोग जरा देखें कि चार्ज जो होता है वो है क्या, कहां से आया, ये आया कहां से, पहले ये तो जान ले किसके अंदर होता है। ये सब चीजें हम लोगों को जानना बेहद ही जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो चार्ज को हम लोग देखते हैं, चार्ज आता है कहां से। तो हम पहले इसको जानते हैं एटम। एटम क्या होता है, हम लोगों को पता है एटम के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है क्या चीज, एटम के 2 पार्ट होते हैं। एक क्या होता है याद करिए, एक होता था हमारा न्यूक्लियस का पार्ट और एक होता हमारा न्यूक्लियस के बाहर का पार्ट, ठीक है। तो एटम का हम लोग अगर स्ट्रक्चर देखें ध्यान से, तो न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, ठीक है। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं इसमें, और इसके बाहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते रहते हैं, बेचारे घूमते रहते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए है, एक ऑर्बिट यहाँ इलेक्ट्रॉन बना देता हूँ, यहाँ इलेक्ट्रॉन बना देता हूँ, यहाँ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट, ठीक है, ऐसे करके होता है। ये न्यूक्लियस है हमारा, ठीक है।
न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन चीज होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस के बाहर होता है। क्लियर है। अब इलेक्ट्रॉन पे, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ये न्यूक्लियस हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन क्या है हमारा, नेगेटिव चार्ज। न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन भरा हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको पहले लिख दे रहा हूं यहाँ पे कि प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, पहला पॉइंट लिखिए इसमें एटम के अंदर, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिखिए, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। लेकिन प्रोटॉन को हम पॉजिटिव चार्ज ही क्यों बोले, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज ही बोले, इसके पीछे कोई लॉजिक कुछ नहीं है। साइंटिस्टों ने देखा और अपने मन से और इंटरनेशनल को बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज बोलेंगे, और प्रोटॉन को हम लोग पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे, ठीक है। अब इसके पीछे नहीं पड़ना है हमको कि प्रोटॉन को ही क्यों पॉजिटिव चार्ज बोला गया, इलेक्ट्रॉन को ही क्यों नेगेटिव चार्ज बोला गया, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। क्लियर है इतना। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज बोल दिया गया, प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज बोल दिया गया, ठीक है। अब देखिए जरा, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है, ठीक है, चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर सेम, ठीक है, और कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्ज सेम होते हैं, लेकिन नेचर अपोजिट होता है, ठीक है। ठीक, तो मैं लिख दे रहा हूं कि चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर सेम, और कितना होता है, इतना के बराबर होता है, बट नेचर इज अपोजिट, अपोजिट नेचर के होते हैं दोनों, ठीक है। इसीलिए एक को पॉजिटिव बोला गया है, इसीलिए एक को नेगेटिव बोला गया है। क्लियर है। अब देखिए, अब प्रोटॉन किसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है, ये न्यूक्लियस के अंदर है। और न्यूक्लियस, अब याद रखिए आप लोग, ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है वो बहुत ही रिजिड होता है, ठीक है। न्यूक्लियस क्या है, रिजिड और सॉलिड पॉट होता है, ठीक है, रिजिड और सॉलिड पॉट होता है। क्यों इतना रिजिड होता है न्यूक्लियस, अब आप अगर ध्यान से देखिए तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐसे करके होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस बना कैसे है, क्यों बना है न्यूक्लियस। अगर प्रोटॉन इसमें क्या है, प्रोटॉन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है भाई, प्रोटॉन एक दूसरे के सेम चार्ज है ना, प्रोटॉन पे क्या है, चार्ज तो सेम है, तो प्रोटॉन क्या करेंगे एक दूसरे को, ठीक है, क्या करेंगे, प्रोटॉन पे चार्ज सेम, तो प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिट चार्ज है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो हमको तो इतना समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से बंधा क्यों है, मतलब बाहर क्यों नहीं उड़ के चला जा रहा है, ठीक है, मतलब ये ऐसे घूम रहा है बेचारा, तो घूम करके बाहर क्यों नहीं, सीधे क्यों नहीं चला जा रहा है, क्योंकि प्रोटॉन इसको पकड़े हुए, इसको घुमा रहा है ऐसे करके, ठीक है। जिस तरह हम लोग, ठीक है, जैसे देखिए ये जो प्रोटॉन है वो इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा सेंटर की तरफ, ठीक है, सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। अगर हम आपको एक चीज दिखाएं, यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, ठीक है, जरा देखिए ध्यान से इसको, ठीक है, ये चीज है मान लीजिए। अब इसको अगर हम लोग ऐसे से रोटेट कर रहा है, ऐसे करके, ठीक है, तो ये जो इसका ये जो हैंकी का हर एक पार्ट जो है वो क्या कर रहा है, सर्कल में रोटेट कर रहा है कि नहीं है, लेकिन ये दूर नहीं जा रहा है। हमारे ये जो सेंटर है, इस सेंटर से जो डिस्टेंस है हर एक पार्टिकल का वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा है। चेंज क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर ये ऐसे गया तो ये जो पार्टिकल है वो इधर की तरफ जा रहा है, लेकिन इधर की तरफ नहीं जा पा रहा है, सीधा नहीं जा पा रहा। क्यों, क्योंकि ये जो पार्टिकल है, स्ट्रिंग है, वो उसको नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, इसलिए मुड़ जा रहा है ऐसे करके, ठीक है, इसलिए ऐसे करके मुड़ जा रहा है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन बाहर ना निकल करके घूम रहा है बेचारा। क्यों घूम रहा है, अगर कोई पूछे घूम क्यों रहा है इलेक्ट्रॉन, तो आप बताएंगे कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है न्यूक्लियस की तरफ, इसलिए घूमे जा रहा है, बाहर नहीं निकल पा रहा है। क्लियर है। लेकिन प्रोटॉन में तो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है यार,
प्रोटॉन, ये प्रोटॉन क्या है, चार्ज है, न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल। प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन क्या है, अभी फिर मैं लिखाऊंगा, करना नहीं है। प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल है। प्रोटॉन अगर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन अगर न्यूट्रल है, तो इन दोनों के बीच में कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा क्या? चार्ज के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है। अब देखो, एक चार्ज है, एक बॉडी हमारे पास क्या है, चार्ज है, और एक बॉडी हमारे पास है जिसपे चार्ज नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कोई फोर्स लग रहा होगा क्या? नहीं फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि फोर्स चार्ज बॉडी पे लगता है, ठीक है। फोर्स जो लगता है वो कौन सा लगता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते थे ना, चार्ज के कारण जो फोर्स लगता था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो लगता है वो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण लगता है, दो चार्ज के कारण। चार्ज होना चाहिए, इस पे चार्ज तो है नहीं, ये न्यूट्रॉन है और ये हमारा क्या है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं लगा रहा होगा। अब जरा देखो कौन कौन सा फोर्स लगा रहा है। एक लगा रहा है मास, इसके पास है, इसके पास भी मास है, तो मास के कारण क्या लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होता है, तो मास के कारण इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। और लेकिन ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, अच्छी बात है, लेकिन ये जो प्रोटॉन है इनमें तो रिपल्सिव फोर्स तगड़ा लग रहा होता है, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स वो वीक फोर्स होता है। अभी मैं लिखवा रहा हूँ बेटा, पूरा का पूरा एक लाइन लिखवाऊंगा जितना मैं बोल रहा हूँ। प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, क्योंकि इन दोनों के ऊपर चार्ज है, ठीक है। और इनके बीच में एक फोर्स और लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि इनके पास मास भी है, तो इनके बीच में दो फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। पहला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा होगा, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। दूसरा फोर्स क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा होगा, ठीक है। मैं देख लो नीचे वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ ठीक है दिख रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो बहुत ज्यादा वीक है। ये क्या है, ये वीक फोर्स है, ठीक है, ये बहुत ही कमजोर फोर्स है। और ये क्या है, कंपेयर टू वीक ग्रेविटेशनल फोर्स, ये बहुत ही स्ट्रांग फोर्स है, ठीक है, स्ट्रांग फोर्स है, ठीक है। अब देखो, यानी कि ये एक दूसरे को रिपेल ज्यादा कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कम कर रहे होंगे, तो नेट फोर्स क्या होगा, रिपेल कर रहा होगा। अगर ये रिपेल कर रहा है तो ये दूर क्यों नहीं जा रहा है, ये दूर क्यों नहीं जा रहा है, क्यों दूर नहीं जा रहा, सोचिए। अगर प्रोटॉन में ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो बहुत स्ट्रांग फोर्स है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स है, क्योंकि प्रोटॉन पे सेम चार्ज है, और सेम चार्ज पे जो सेम चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर भगाते हैं एक दूसरे को। तो वो जो फोर्स है वो स्ट्रांग फोर्स है, दूर क्यों नहीं जा रहे हैं, दूर क्यों नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब एक और फोर्स जरूर लग रहा होगा जो उनको दूर ले जाने से रोक रहा है। उस फोर्स का नाम है, कौन सा फोर्स, इनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा होगा, उसका नाम है न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, उसका नाम क्या है बेटा, न्यूक्लियर फोर्स। और यही न्यूक्लियर फोर्स इस प्रोटॉन को बांध के रखे हुए है। न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ये सबसे ज्यादा पूरे ब्रह्मांड में सबसे स्ट्रांग फोर्स जो है वो न्यूक्लियर फोर्स ही होता है। क्लियर है इतना? इसी न्यूक्लियर फोर्स का प्रोटॉन एक दूसरे से दूर नहीं जा रहे हैं, एकदम कस के बांधे हुआ है एकदम, ठीक है। और सोचिए पूरे एटम का मास कहाँ होता है, हम लोगों ने पढ़ा है, पूरे एटम का मास इसके न्यूक्लियस के अंदर होता है। यानी सोचिए न्यूक्लियस कितना रिजिड होगा, ये बहुत क्या लिखा है, पहले लिखा है रिजिड होता है, सॉलिड होता है, एकदम सॉलिड स्फेरिकल रिजिड पार्ट है कि नहीं है? क्लियर है? अब जितना मैं आपको समझाया हूं, बताया हूं, उसको हम एक बार लिखने जा रहे हैं। क्लियर है? अभी हमको इसके बारे में और डिस्कस करना है, तो एक एक पॉइंट लिख ले हम लोग, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये पूरा बना लिए हैं तो अच्छी बात है, इसको बना भी लेंगे फिर लिखेंगे भी। मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। क्या क्या हमने देखा,
तीसरा चौथा पॉइंट इसमें देखेंगे हम लोग। चौथा पॉइंट में क्या है, लिखा दे रहा हूं मैं कि सेम चार्ज होते हैं, सेम चार्ज जो होंगे वो क्या करेंगे, या लाइक चार्ज, लाइक चार्ज, सेम चार्ज नहीं मजा आ रहा है, लाइक चार्ज रिपेल करेंगे, रिपेल ईच अदर, ठीक है। और पांचवा पॉइंट अनलाइक चार्ज यानी कि अपोजिट चार्ज, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेंगे दूसरे को, अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। और हमने देखा क्या, और हमने सारा पॉइंट लिखना है बेटा, ठीक है। और मैं सब जितना लिखा रहा हूँ सारा पॉइंट लिखना है। और हमने छठा पॉइंट क्या लिखेंगे कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस की रेडियस होती है वो होती है 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर में। इसी को बोलते हैं हम लोग 1 फेराड बोला जाता है, इसी 1, ठीक है। अच्छा, एटम का रेडियस कितना होता है, न्यूक्लियस का रेडियस मतलब ये वाला, और एटम का रेडियस मतलब सबसे बाहरी ऑर्बिट और इसके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ द एटम। तो रेडियस ऑफ एटम कितना होगा, तो रेडियस ऑफ एटम हो जाएगा, रेडियस ऑफ एटम, तो एटम की जो रेडियस होती है वो 10⁻⁻12 मीटर होती है। अब जरा बताओ कौन ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है, नीचे वाला ज्यादा है, क्योंकि माइनस में पावर इसमें कम है, यहाँ माइनस में पावर ज्यादा है, यानी कि ये कम वैल्यू है, ये ज्यादा वैल्यू है। क्लियर है, इतना अगर नोट कर लिए हैं तो मैं इसको हटाऊं धीरे धीरे करके, और फिर से ये कौन सा पॉइंट था 7, इसका 8 पॉइंट लिखने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। 8 पॉइंट लिखने जा रहे हैं, क्या चीज, एटम हेडिंग डालेंगे उसी में सब कुछ लिखना है बेटा, ठीक है। चलिए 8 वाला पॉइंट लिखने जा रहे हैं हम लोग, क्या चीज कि जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स 3 तरह के होते हैं पूरी दुनिया में, ठीक है। जो फोर्स होता है वो 3 तरह का ही होता है, ठीक है। एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरा होता है क्या चीज, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स, हाँ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स, और चौथा क्या तीसरा क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। और इसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स क्या है, न्यूक्लियर फोर्स, इससे कम स्ट्रॉन्ग फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और इससे कम स्ट्रॉन्ग फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो इसको ऑर्डर में लिख लेंगे कि न्यूक्लियर फोर्स जो होता है, न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, उसके बाद इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स, उसके बाद क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके अलावा कोई भी फोर्स दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अब आप पूछेंगे टेंशन एग्जिस्ट करता है, कांटेक्ट फोर्स एग्जिस्ट करता है, तो क्लास 11 में पढ़ाया गया होगा कि कांटेक्ट फोर्स, ठीक है, कांटेक्ट फोर्स या फिर क्या बोले इसको, स्ट्रिंग फोर्स, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ये सब कौन से फोर्स के अंदर आते हैं, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स न्यूक्लियर फोर्स है, सबसे उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसके बाद कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। इतना अगर आप पढ़ चुके तो हम आगे बढ़े धीरे धीरे, ठीक है। चलिए अब हमने देखा क्या